हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको करा रहा हूँ हरियाणा में जिलेवार जीके मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें मैंने 10 जिलों को बिल्कुल विस्तार से डिटेल से करा दिया है। आज का 11वां जिला होगा और यह जिला है पलवल। आज पलवल के बारे में जितनी भी बेसिक से लेकर सारी जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। जो हरियाणा के सभी एग्ज़ाम, चाहे वह HSC संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, CET के लिए भी जब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पलवल के बारे में बिल्कुल जानकारी। सबसे पहले देख रहे हैं कि पलवल की स्थापना कब हुई थी। पलवल की स्थापना देखते हैं तो जो पलवल की स्थापना है वह 13 अगस्त 2008 को पलवल की स्थापना हुई थी। कहीं कहीं 15 अगस्त भी लिखा होता है, लेकिन एग्ज़ाम में इन दोनों डेट में से एक डेट ही आएगी। 13 या 15 दोनों को याद कर लेना, ज़्यादातर 13 ही होती है। नेक्स्ट बात आती है कि पलवल की जो सीमा है वह किन किन जिलों से लगती है। पलवल की सीमा किन किन जिलों से लगती है, तो जो पलवल की सीमा है वह लगती है एक तो फरीदाबाद से, एक लगती है फरीदाबाद से, और जो लगती है मेवात से और गुरुग्राम से। इन 3 जिलों से पलवल की जो सीमा लगती है। और 2 राज्य हैं, एक यूपी है और दूसरा है राजस्थान। इन 2 राज्यों से पलवल है अपनी सीमा साझा करता है। पलवल को जमुना नदी भी टच करती है। और देखते हैं पलवल का क्षेत्रफल देख लेते हैं। पलवल का क्षेत्रफल कितना है। पलवल का जो क्षेत्रफल है वह 1360 वर्ग किलोमीटर है पलवल का क्षेत्रफल। और इसकी साक्षरता दर देख लेते हैं। क्या देखते हैं, साक्षरता दर कितनी है, यानी कितने पढ़े लिखे परसेंटेज में है। तो यह है 70.32% है यहाँ की साक्षरता दर पलवल की। जनसंख्या घनत्व देखते हैं इसका। पलवल का जनसंख्या घनत्व कितना है पलवल का, तो यह है 767 यानी 767 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर ये क्या है, जब पलवल का घनत्व है। क्या है, जब पलवल का घनत्व है। इसको रफ कर देते हैं और आगे देखते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट तो कर दो और लाइक भी कर सकते हो आप, यदि अच्छा लगे तो। जो पलवल है जब फरीदाबाद लोकसभा के अंदर आता है। ये पलवल है ये फरीदाबाद लोकसभा के अंदर आता है। लोकसभा के अंदर आता है पलवल। यह फरीदाबाद मंडल में भी आता है। यह किस मंडल में आता है, यह फरीदाबाद मंडल में आता है। कौन, पलवल। पलवल का जो नामकरण है, पलवल का नामकरण क्या, पलवल का जो नामकरण है वह पलाबसूर नामक शासक के द्वारा किया गया था। पलाबसूर नामक शासक के द्वारा इसका जो नामकरण है पलवल का किया गया था। पलाबसूर नामक शासक के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। मुगल कालीन पुस्तक है आईन अकबरी। इसमें पलवल को अपलव्य लिखा गया है। मुगल कालीन क्या है, मुगल कालीन पुस्तक है जिसका नाम है आईन अकबरी। इसमें पलवल को क्या कहा गया है, इसमें पलवल को कहा गया है अपलव्य। क्या कहा गया है, अपलव्य कहा गया है।
मुगल कालीन एक पुस्तक थी जिसका नाम था आईने अकबरी, जिसमें पलवल को अपलब कहा गया है। पलवल को शुगर सिटी, पलवल को शुगर सिटी और कॉटन सिटी भी कहते हैं। शुगर सिटी और कॉटन सिटी किसे कहते हैं? तो यह दोनों ही पलवल को कहते हैं, शुगर सिटी और कॉटन सिटी। यहाँ पर कॉटन नदी होता है 10 अप्रैल, कब? 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से? पलवल से गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से? पलवल से 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। विशुद्धानंद जी के कहने पर गांधी जी कहाँ आए थे? पलवल आए थे। किसके कहने पर आए थे? तो ये आए थे विशुद्धानंद। किसके? विशुद्धानंद के कहने पर जो गांधी जी हैं वह पलवल आए थे, लेकिन 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी की आश्रम की नींव, महात्मा गांधी के आश्रम की नींव है, आश्रम की नींव 1938 में रखी गई थी। किसके द्वारा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी आश्रम की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में। पलवल में पांडव वन भी है। पलवल में क्या है? एक पांडव वन भी कहाँ पर है? तो ये भी पलवल में है, पांडव वन। इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कर दो यार सब्सक्राइब। देखते हैं आज करोगे नहीं। इससे पहले मैंने 10 जिलों को बिल्कुल विस्तार से करा दिया है, तो वो भी आप कर सकते हैं 10 के 10 जिलों को। पलवल में डबचिक झील है। पलवल में क्या है? पलवल में डबचिक क्या है? डबचिक झील है। पलवल में डबचिक झील है। यह होटल में दिल्ली से आगरा नेशनल हाईवे पर है। यह होटल में दिल्ली से आगरा नेशनल हाईवे 44 पर है। किस पर है? 44 पर है। कौन सी? डबचिक झील। यह होटल में है। कहाँ पर है? होटल में है। कहाँ पर? होटल में है। दिल्ली से आगरा नेशनल हाईवे पर 44 पर है। काशीराम की हवेली भी पलवल में है। किसकी? काशीराम की हवेली। काशीराम की हवेली भी कहाँ पर है? जय पलवल में है। इसे दूसरा जलमहल कहा जाता है। जो काशीराम की हवेली है, इसे दूसरा जलमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा जलमहल कहा जाता है। तो बात आती है पहला किसे कहा जाता है? तो पहला कहा जाता है नारनौल में है जलमहल है। पहला कहा जाता है नारनौल के जलमहल को। किसे? नारनौल के जलमहल को दूसरा जलमहल कहता है। पलवल में रानी किशोरी का महल भी है। पलवल में रानी किशोरी का क्या है? रानी किशोरी का महल भी है। रानी किशोरी का क्या है? महल भी कहाँ पर है? यही पलवल में है। रानी किशोरी है वह महाराजा सूरजमल की पत्नी है। महाराजा सूरजमल की पत्नी है। कौन है? सूरजमल की कौन है? पत्नी है। महाराजा सूरजमल की पत्नी है कौन? रानी किशोरी, जिनका जो महल है पलवल में है। पलवल में पंचवटी हनुमान मंदिर है। पलवल में पंचवटी हनुमान
हनुमान मंदिर भी है। क्या है? पंचवटी में, पलवल में पंचवटी हनुमान मंदिर भी है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है। जो हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है। जो पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है? हनुमान मंदिर है। ये कहाँ पर है? ये पलवल में है। पलवल के बनचारी गांव में। पलवल के बनचारी, किसमें? बनचारी। पलवल के बनचारी गांव में दाऊ जी का मंदिर है। किसका है? दाऊ जी का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। दाऊ जी को कहा था उन्हें, बलराम को क्या कहा था? दाऊ जी कहा जाता है। बलचारी गांव में ही सती रमनी का मेला लगता है। इस बंचारी गांव में ही सती रमनी का मेला लगता है। सती रमनी का क्या लगता है? मेला लगता है। बंचारी गांव में ही सती रमनी का मेला लगता है। बंचारी गांव में ही दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ जी कौन थे? तो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। उनका नाम था बलराम। क्या नाम था? बलराम था। इन्हीं को दाऊ जी कह देते थे। तो उनका मेला वह लगता है पलवल में। इसको रॉक कर देते हैं। और देखते हैं, ये छोटा सा जिला है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने यहाँ से, तो छोटी वीडियो बनेगी। इसको आप बिल्कुल विस्तार से दोबारा देख लेना धीरे धीरे से। पलवल में गेहूँ, चावल, कपास, गन्ने की खेती की जाती है। पलवल में गेहूँ फसल बता रहा हूँ, फसल की बात है, फसलें। पलवल में गेहूँ, चावल, कपास। पलवल में गेहूँ, चावल, कपास, गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है। पलवल में गेहूँ, चावल, कपास, गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है। पलवल में साइकिल व शक्कर उद्योग भी है। पलवल में साइकिल व शक्कर यानी चीनी उद्योग भी है। शक्कर यानी चीनी उद्योग भी कहाँ है? तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी उद्योग कहाँ पर है? तो ये भी पलवल में है। कहाँ पर है? पलवल में है। साइकिल और चीनी उद्योग कहाँ पर है? ये पलवल में है। पलवल में एक धागा मिल भी है। क्या है? पलवल में धागा मिल, जहाँ धागा उद्योग भी है। धागा उद्योग भी कहाँ पर है? तो ये भी पलवल में है। कहाँ पर है? पलवल में है धागा उद्योग। देखो इसमें साइकिल उद्योग है, शक्कर यानी चीनी उद्योग है, धागा उद्योग कहाँ पर है? ये पलवल में है। पलवल का जो प्रमुख नृत्य है, पलवल का प्रमुख नृत्य कौन सा है? पलवल का प्रमुख नृत्य कौन सा है? क्या नृत्य कौन सा है पलवल का? तो पलवल का जो प्रमुख नृत्य है वह है रसिया। क्या है? यह है रसिया। क्या है? रसिया है जो पलवल का प्रमुख नृत्य है, रसिया। हरियाणा संस्कृत अकादमी का मुख्यालय। हरियाणा संस्कृत अकादमी का मुख्यालय। हरियाणा संस्कृत अकादमी। हरियाणा संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जय भी मुख्यालय कहाँ है? तो जय भी कहाँ है? पलवल में है। कहाँ पर है? पलवल में है। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका कौन सी है? क्या पत्रिका ये एग्जाम में पूछी गई है? तो इसकी जो पत्रिका है वह है हरिप्रभा। कौन सी है? हरिप्रभा। यह हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की पत्रिका है। और यदि हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका पूछी जाए
अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका पूछी जाए तो कौन सी है? तो इसकी जो पत्रिका है वह है उर्दू की है जमुना तट। क्या है? जमुना तट। जमुना तट इसकी पत्रिका है, जमुना तट इसकी पत्रिका है। और हरियाणा हिंदी अकादमी की, हरियाणा हिंदी अकादमी की पत्रिका कौन सी है? तो इसकी जो पत्रिका है वह है हरिगंधा। कौन सी है? हरिगंधा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। हरिगंधा हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की क्या है? पत्रिका है। और हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी की पत्रिका कौन सी है? तो इसकी पत्रिका है शब्द बूंद। कौन सी है? शब्द बूंद इस पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका है। हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, और कौन सी रह गई? और आगे हरियाणा एक और थी शायद, उर्दू अकादमी जी, 4 थी शायद, करा दी मैंने आपको। एक तो जो उर्दू हो गई, संस्कृत हो गया, हाँ संस्कृत करा दी मैंने, 4 थी। कौन सी? संस्कृति, हरियाणा संस्कृत की जो पत्रिका थी वह कौन सी थी? तो आपको करा दी हरिप्रभाती। कौन सी थी? हरिप्रभाती, मैंने आपको करा दी हरिप्रभाती। क्या थी? हरिप्रभाती मैंने आपको करा दी। जो तो 1 2 3 और 4 थी। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पलवल के दुधौला गांव में कौशल विकास अकादमी खोली गई है। पलवल के दुधौला गांव में, पलवल के दुधौला गांव में कौशल विकास अकादमी खोली गई है। कौशल विकास अकादमी खोली गई है कहाँ पर? पलवल के दुधौला गांव में। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था मनोहर लाल खट्टर ने। किसने? मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका उद्घाटन किया था, कौशल विकास अकादमी का। मनोहर लाल खट्टर हैं वर्तमान में, यानी 2022 में हरियाणा के कौन है? हरियाणा के CM हैं। इसको रफ कर देते हैं, आगे आपको विजिबल नहीं होगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और देख लेते हैं 2017 में एक रिपोर्ट आई थी। 2017 में रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार जो पलवल है वह स्वच्छता में, पलवल है वह स्वच्छता में, किसमें? स्वच्छता में सबसे अंतिम स्थान पर है। बिल्कुल घटिया स्थान पर है स्वच्छता में। पलवल में प्रमुख नेशनल हाईवे, पलवल में प्रमुख NH, क्या NH कौन से हैं? तो इसमें NH जो है 44 है, तथा यहाँ पर NH 71B भी है। ये 2 नेशनल हाईवे हैं पलवल में। लाला मुरलीधर का संबंध पलवल से है। कौन? लाला मुरलीधर का संबंध कहाँ से है? मुरलीधर का संबंध, इनका संबंध है पलवल से। कहाँ से है? पलवल से। लाला मुरलीधर कहाँ से हैं? पलवल से हैं। लाला मुरलीधर को हरियाणा के सत्याग्रही माना जाता है। लाला मुरलीधर हैं उन्हें हरियाणा का क्या माना जाता है? सत्याग्रही। क्या माना जाता है? सत्याग्रही माना जाता है। लाला मुरलीधर को हरियाणा का सत्याग्रही माना जाता है। इनका जो जन्म है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म है वह 1850 में हुआ था लाला मुरलीधर को, जिसे हरियाणा का सत्याग्रही माना जाता है। 1904 में लाला मुरलीधर को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। केसर हिंद की क्या उपाधि दी गई थी? किसी को? लाला मुरलीधर को
1904 में केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। लाला मुरलीधर की कर्मभूमि कौन सी है? तो लाला मुरलीधर की जो कर्मभूमि है वह कौन सी है? इनकी कर्मभूमि, लाला मुरलीधर की कर्मभूमि कौन सी है? तो यह है अम्बाला है। कर्मभूमि क्या है? अम्बाला की कर्मभूमि है। इनका जन्म हुआ था पलवल में 1805 में, लेकिन इनकी कर्मभूमि क्या है? अम्बाला है। कौन सी अम्बाला है? लाला मुरलीधर ने अम्बाला से खैर नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। कौन सी? खैर नामक। कौन सी? खैर नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। कौन सी? खैर नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी लाला मुरलीधर जी ने। कब निकाली थी? तो ये निकाली थी 1889 में खैर नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। किसने? लाला मुरलीधर में। पलवल में ही KMP वेरी इंपॉर्टेंट है, एक साफ लेते हैं करके, एक मिनट इसको दोबारा ले देते हैं। पलवल में ही क्या है? पलवल में ही KMP नेशनल हाईवे है। KMP का पूरा नाम है कुंडली, क्या है? कुंडली मानेसर, M से मानेसर और P से है पलवल। P से क्या है? पलवल, यानी कुंडली मानेसर पलवल का पुराना नाम क्या है? और जो KMP है यह पलवल से गुजरता है। कहाँ से? यह पलवल से गुजरता है। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है चौधरी देवीलाल नेशनल हाईवे। क्या है इसका पुराना नाम? चौधरी देवीलाल नेशनल हाईवे इसका पुराना नाम है। जो पलवल है वह NCR में भी आता है। पलवल NCR में आता है। किस में आता है? NCR में आता है। पलवल NCR में आता है। और देख लेते हैं, इसको पढ़ देते हैं। पलवल में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय दुधौला गांव में है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना है वह कब हुई थी? तो यह हुई थी 2007 में हुई थी। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना 2007 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष इस स्थापना समय थे मेहरचंद गहलोत। कौन थे? मेहरचंद गहलोत इसके कौन थे? अध्यक्ष थे मेहरचंद गहलोत। इनका संबंध भी कहाँ से है? तो ये पलवल से हैं। कहाँ से है? ये पलवल से हैं। और देख लेते हैं, पलवल में उपमंडल हैं। उपमंडल देखते हैं इसके उपमंडल। पलवल में कौन कौन से उपमंडल हैं? तो पलवल में जो उपमंडल हैं वह हथीन, क्या है? एक तो हथीन है, उपमंडल एक हथीन है, और है होडल। क्या है? होडल है, पलवल है। ये तीन हैं, होडल और पलवल है। ये तीन इसके उपमंडल हैं। पलवल में एक महल है। पलवल में एक महल में 12 छतरियाँ हैं। पलवल में एक महल में 12 क्या है? 12 छतरियाँ हैं। 12 क्या है? 12 छतरियाँ हैं। 12 क्या है? 12 छतरियाँ हैं। इसका निर्माण 1754 से 1764 के मध्य भरतपुर के शासक सूरजमल के ससुर
काशीराम ने करवाया था। किसने करवाया था? भरतपुर जी के शासक सूरजमल के ससुर ने। किसने? काशीराम ने। अब डाट याद कर लो, काशीराम ने। जो इसका निर्माण है, 12 छत्रियों का निर्माण है, वह काशीराम ने करवाया था। अब डायरेक्ट याद कर लो, शासक सूर्य के ससुर को छोड़ो, अब डायरेक्ट कर सकते हैं इसके याद। बस लगाओ, हो ही गया इतना, क्योंकि ये छोटा सा जिला था, ज़्यादा बड़ा जिला नहीं है। तो चलो इसको रफ कर देते हैं। अंत लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, कमेंट लाइक कर दें। ये 11वां जिला था। इसके बाद जल्दी ही मैं आपको 12वां जिला कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से डिटेल से। तो थैंक फॉर वाचिंग दिस माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालों का ध्यान रखें। कोई अपने का रखें, कोई अपने वालों को रखें, ठीक है। तो ओके बाय, टाटा, ख़त्म।